हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आई स्टडी टीम पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू राजपूत। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल के 10 टॉप 10 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने आई स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि हम जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला क्वेश्चन आपका जी रहा, शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है? तो जी आपका क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अर्थ ये है कि जब दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो, ऐसा लगे कि युद्ध होने वाला है लेकिन युद्ध ना हो, उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। मतलब जो वार्तालाप युद्ध होने वाला हो, मतलब बात युद्ध की चल रही हो पर युद्ध ना हुआ हो, तो शीत युद्ध कहलाता है। इसका एग्जाम्पल भी है, उदाहरण है, अभी वर्तमान में भारत और चीन के साथ ऐसे ही तनावपूर्ण स्थिति था। ऐसा लग रहा था कि दोनों देश में युद्ध होने वाला है लेकिन युद्ध नहीं हुआ, यही शीत युद्ध कहलाता है। तो ये आपका हो जाता है, जैसे कि अभी चीन और इंडिया के बीच में चल रहा था कि युद्ध होने वाला है लेकिन युद्ध हुआ नहीं था, तो इसको शीत युद्ध कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड है, गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों में विभक्त हो गया। जो देश नए स्वतंत्र हुए थे वह नहीं चाहते थे कि हम किसी गुट में शामिल हों और उन्होंने एक नया गुट खोला जिसे गुटनिरपेक्ष कहते हैं। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें। तो जो होगा आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियां, मतलब दो गुट बन चुके थे पूरे वर्ल्ड के। तो जो देश नए स्वतंत्र हुए थे वह नहीं चाहते थे कि हम किसी भी गुट में शामिल हों। मतलब ये था कि दो गुट हुए थे, एक रूस और एक अमेरिका, एक सोवियत संघ रूस और एक अमेरिका। तो कुछ पूरे देश गुट बांट रहे थे कि हमें रूस के साथ होना है, अमेरिका के साथ होना है। पर जो देश स्वतंत्र हुए थे, बहुत दिनों से गुलाम थे, वो नहीं चाहते थे कि हम किसी भी देश में शामिल हों, क्योंकि अगर अमेरिका में हो गए तो रूस से लड़ाई होगी, और अपन को जब स्वतंत्र अभी हुए हैं तो बहुत सारी चीज़ों के लिए रूस और अमेरिका दोनों का सहयोग चाहिए था। इसलिए जो नए देश हुए थे स्वतंत्र, वो नहीं चाहते थे कि हम किसी भी गुट में शामिल हों, और उन्होंने एक नया गुट खोला जिससे और फिर जो लोग नहीं होना चाहते थे शामिल किसी भी गुट में, तो उन्होंने एक नया गुट बना लिया, गुटनिरपेक्ष, मतलब किसी गुट में नहीं होना। इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें, और इसमें इंडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इंडिया ही ने पहले ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर और भी देश थे छोटे अभी स्वतंत्र हुए थे, तो वो भी इस गुट में शामिल हो गए थे। तो आई होप आपको जो गुटनिरपेक्षता समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अभिप्राय है कि विकसित देशों से विकासशील देशों में खाद्य सामग्री पहुंचाना, साधनों को भेजना, न्याय दिलाना, कम विकासशील देशों को उचित अधिकार दिलाना आदि से है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से क्या है? मतलब नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आशय है विकसित देशों से विकासशील देशों में, मतलब जो विकसित देश है उनसे विकासशील देशों में खाद्य सामग्री भेजाना। विकसित देश क्या होता है, विकासशील के देश क्या होता है, पहले आप लोग ये देख लो, आपको पता ही होगा, वैसे मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। विकसित देश होता है जैसा कि अमेरिका, जो ऑलरेडी विकसित हैं, और विकासशील देश होता है जैसा कि इंडिया, जो विकास कर रहा है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। विकसित मतलब जिसके पास पूर्ण सुविधा है, जो ऑलरेडी विकसित हो चुका है और विकास कर चुका है। और विकासशील मतलब जो विकास कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है विकास की ओर, तो वह विकासशील हो जाता है। तो विकसित देश अमेरिका आ जाएगा और विकासशील देश में इंडिया जाएगा। मतलब अमेरिका जैसे देशों से जो विकसित हो चुके हैं, विकसित देशों से विकासशील देशों में खाद्य सामग्री पहुंचाना, साधनों को भेजना और न्याय दिलाना, कम विकासशील देशों को उचित अधिकार दिलाना आदि से है। मतलब जो विकासशील देश हैं उनको उचित अधिकार दिलाए जा रहे हैं। तो ये नई अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु अप्रसार संधि क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परमाणु अप्रसार संधि क्या है? यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को अनुबंध रखने की अनुमति देता है। तो ये परमाणु अप्रसार संधि, इसका ये मतलब जो होता है, कुछ देश हैं जो संपन्न हैं, मतलब अच्छे विकसित देश हैं, उनको जो परमाणु रखने का अधिकार देता है, मतलब बम रखने का अधिकार देता है, अणुबम रखने का। तो ये संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को, मतलब जिन देशों के पास परमाणु है को अणुबम रखने की अनुमति देता है। मतलब जो देश परमाणु रखते हैं ऑलरेडी, उनको अणुबम रखने की अनुमति देता है, और बाकी देश को ऐसा हथियार हासिल करने से रोकता है। 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार रखने वाले देशों को इस संधि में रखा जाता था।
1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बनाने और रखने वाले देशों को इस संधि में रखाया जाता था, जिसमें मूल 5 देश शामिल थे: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इस संधि को 1995 में अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो इसको संधि को 1995 में अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा परमाणु अपसार संधि क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब जो देश जो परमाणु शक्ति संपन्न है उन्हें अणुबम रखने की अनुमति मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, बर्लिन दीवार। तो बर्लिन दीवार पर टिप्पणी लिखा है, मतलब बर्लिन दीवार क्या है, इसका क्या था। तो ये है शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में, मतलब जो बीच का जब तक शीत युद्ध चरम पर था उस दौर में बर्लिन दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। 1961 में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी। यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 1889 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इसको गिरा दिया था। इसका परिणाम दूसरी दुनिया का अंत और शीत युद्ध की समाप्ति हुई और जर्मनी का 1990 ईस्वी में एकीकरण हो गया। तो ये क्या हुआ, शीत युद्ध सबसे सरगर्म दौर में, मतलब अच्छे दौर चल रहा था, जो शीत युद्ध चरम पर था, उस दौर में बर्लिन दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी और 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया था। किसने गिराया था, कौन सी सन में गिराया था, आपको जी भी याद रखना है। इसका परिणाम हुआ, मतलब दूसरी दुनिया का अंत हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति हुई 1990 में। तो शीत युद्ध की समाप्ति 1990 और 91 भी बोलते हैं लोग, 1990-91 समथिंग हो गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य बताइए। तो ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यपालिका होती है। जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा की कार्यपालिका होती है। ग्राम पंचायत के अनेक कार्य होते हैं, जिसमें पंचायत क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना तैयार कृषि, पशुपालन, सड़क एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान देना आदि। ग्राम पंचायत कृषि की उन्नति के उत्तम खाद और उत्तम जी पता नहीं क्या है उसका मिसप्रिंट हो गया, का प्रबंध करती है। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यपालिका होती है। ग्राम पंचायत के अनेक कार्य हैं, जिनमें पंचायत क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना तैयार कृषि, पशुपालन, सड़क एवं ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, भाषा नीति क्या है। भाषा नीति क्या होता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जी। भारत वास्तव में विविधता पूर्ण देश है, जहाँ 114 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत वास्तव में विविधता पूर्व देश है। विविधता मतलब विभिन्न प्रकार का देश है, जहाँ 114 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी भाषाओं को प्रति आदर माना जाता है, कि प्रति आदर होता है सबका। सब मिलकर हमारी भाषाई विरासतों को समुद्र बनाते हैं, मतलब सभी भाषाओं से मिलकर इंडिया बना हुआ है। तथा उन्हें साथ विकसित होने में मदद करती हैं, मतलब ये नहीं है कि ये इस भाषा को बढ़ावा दिया जाए, सब भाषा साथ में विकास करती हैं। अतः प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की कहाँ पे थे तथा उन्हें साथ में विकसित होने में मदद की जाती है। अतः प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर दिया है, हमारे देश की राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर दिया है। भारतीय संविधान में 22 प्रमुख भाषाओं को समाहित है, मतलब वैसे तो 114 भाषाएं बोली जाती हैं, पर जो उनको मान्यता प्राप्त है वो 22 प्रमुख भाषाएं हैं। ये जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू आदि यही भाषा नीति है। इसे अपनाकर राष्ट्रीय एकता को सबल बनाया जा सकता है। तो भाषा नीति आपको ज़्यादा कुछ इंपोर्टेंट यहीं पे याद हो गया होगा। 114 भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें 22 को मान्यता प्राप्त है। एग्जाम्पल देना है और हम सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। सभी भाषाओं को विकसित किया जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालती रहती हूँ क्लास 10th और 12th की, तो वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल के भी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी।
तो और अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि इस वीडियो का बेनिफिट उन्हें मिल सके। और आप लोगों के पेपर आने वाले हैं तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए, बिल्कुल भी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फालतू टाइम बर्बाद ना करें। और अपनी प्रश्न बैंक मॉडल पेपर प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन जरूर कर लें। मॉडल पेपर और प्री बोर्ड पेपर सबसे पहले इनको सॉल्व कर लें, क्योंकि ये वार्षिक पैटर्न पर आधारित बनाए गए हैं। पेपर आपका पेपर ही है जी, मॉडल पेपर और प्री बोर्ड पेपर, तो इनके क्वेश्चन पूरे सॉल्यूशन कर लें। इनमें से आपको 50% मिल जाएंगे और ऑप्शन भी मिल जाएंगे। आपको पता है प्रश्न बैंक और मॉडल पेपर में से ही प्री बोर्ड पेपर बना था। आप प्री बोर्ड और मॉडल प्रश्न बैंक इन तीनों में से आपका वार्षिक पेपर बनेगा, इसमें बाहर नहीं जाएगा आपका पेपर। इसलिए पहले इन तीनों को सॉल्यूशन कर लें। पूरा रिवीजन आपने कर लिया होगा तो टेंशन ना लें, आराम से पूरा रिवीजन करें। तो चलिए देखते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता के क्या कार्य हैं। तो लोकसभा होती है, उसमें विपक्ष के नेता होते हैं, उनके क्या कार्य हैं। तो लोकसभा में विपक्षी दल के नेता का कार्य सत्ताधारी दल के कार्य की आलोचना करना है। जैसा कि आप जानते हो विपक्ष का काम होता है आलोचना करना, विरोध करना, समीक्षा करना। तो लोकसभा में विपक्षी दल के नेता का कार्य सत्ताधारी दल के कार्य की आलोचना करना है। इसके नियंत्रण सत्तारूढ़ दल संगम रहता है। सिद्धांततः लोकतंत्र में विपक्षी दल होना जरूरी होता है। जैसा कि आप जानते हैं विपक्षी दल होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक तो जनता को ऑप्शन मिलता है किसको वोट देना है, और दूसरा विपक्ष जिस प्रत्यक्ष जो जनता मतलब जिसकी पार्टी है, जिसका शासन चल रहा है, उसके विरुद्ध विपक्ष चीज़ें बताती है। उनका काम का कुछ गलत होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है, वो जनता को रूबरू करवाती है उससे, और हम जनता भी उस चीज़ को देखते हैं। और विपक्ष जो विपक्षी नेता हैं विपक्षी, वो पूरा विपक्ष होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी जानते हो। विपक्ष पूरा अपना जो जिसकी सरकार होती है उसकी गलतियां बताती है। वो कोई भी नीति लाती है, कोई भी कानून लाती है तो उसको बताती है, उसका नुकसान फ़ायदा दोनों विपक्षी दल बताती हैं। उसका फ़ायदा आपको वो जो कानून ला रही है, जो शासन चल रहा है जिस सरकार का, वो बताएगी, और उसका नेगेटिव पॉइंट वो नहीं बताएगी। आपको भी पता है तो विपक्षी दल बताता है वो चीज़ अपन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है विपक्ष का होना। लोकसभा में विपक्षी दल की कार्य सत्तारूढ़ दल या सोचने के लिए बाध्य होती हैं कि उनके द्वारा कोई गलत कदम ना उठाए जाए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि विपक्षी दल अगर होता है तो जो सरकार जो नीतियां ला रही है वो भी याद रखती है कि कुछ गलत, इसमें कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, ताकि विपक्ष इसका विरोध करेगा। तो विपक्षी दल उस कार्य का लाभ उठाकर जनता को अपने पक्ष में कर लेता है अगर कोई गलत कदम उठाया जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो भारत में दलीय व्यवस्था का प्रावधान है। बहुदलीय व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर बहुत से दलों का संगठन है। भारत में किसी एक दल का वर्चस्व नहीं है। एक दल का भारत में ऐसा नहीं कि एक दल का ही वर्चस्व हो। चुनाव के दरमियान बहुत सारे नेता निर्वाचन में भाग लेते हैं। जिस दल को ज़्यादा मत प्राप्त होता है वही सत्तारूढ़ होते हैं, और जिनको सत्तारूढ़ दल कम प्राप्त होता है उसे वह विपक्षी दल की मान्यता दी जाती है। मतलब दोनों पक्ष, कोई ऐसा नहीं है कि एक पार्टी की वर्चस्व हो। यहाँ पे दोनों पार्टी बराबर होती हैं, दोनों चुनाव में खड़ी होती हैं, दोनों को वोट दिया जाता है। जिसको ज़्यादा मत प्राप्त होता है तो वो शासन सरकार बनती है उसकी, और दूसरी दल विपक्षी दल की मान्यता निभाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आपका। आज लास्ट क्वेश्चन है, भारत की राजनीति में जाति की भूमिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार देखते हैं अपन। जो भारत की राजनीति में जाति की भूमिका है। मतलब भारत की जो राजनीति है उसमें जातिवाद बहुत होता है कि सरकारें जाति के आधार पर वोट मांगती हैं। तो चलिए इसका देखते हैं। भारत की राजनीति में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज विभिन्न समाज नीति दलों में उसी को टिकट दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जाति विशेष वह व्यक्ति अपनी जाति के लोगों के कार्य करेगा। तो अब देखो, जैसा कि अपनी अपनी जाति होती है, सभी लोग सोचते हैं, मान लो ओबीसी से कोई खड़ा हुआ है तो ओबीसी लोग वो बोलेंगे कि ये हमारी समाज से हमारी दुविधाओं को जी दूर करेगा, हमारा सब कुछ जी जानता है हमारे सबके बारे में, तो इसको वोट दे देती हैं। तो जाति आधार पर भी वोट दिया जाता है। सब लोग अपनी जाति के लोगों को वोट देते हैं कि जी हमारा काम करेगा, पर ऐसा नहीं होता। जो समाज सेवा करता है आप उसको वोट दीजिए। जाति के आधार पर कुछ नहीं होता। हम सब भारतीय हैं और इससे बड़ा कोई जाति नहीं है भारतीय से बड़ा ही।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन ये सिर्फ भ्रम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि जीतने के बाद नेता लोग अपना रंग रूप बदल देती हैं। जैसा कि आपने आपके समाज के नेता किसी को खड़ा किया आप में से, आपने सोचा जी हमारी समाज क्या है, हमारी प्रॉब्लम समझता है और अपन इसको वोट देंगे। अगर आपने उसको वोट दे दिया, बाद में वो आपका हो सकता है कि अब उसकी स्थिति सुधर गई, आप उसको आपकी कंडीशन से कुछ मतलब ही नहीं है, उसने अपना रंग बदल लिया, उसे आपसे कोई मतलब नहीं है। अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि आप हमारा जातिवाद है, मतलब जो समाज सेवा करता है आप उसको वोट दीजिए। आपको लगता है कि ये हमारी समाज को, अपने देश को कुछ अच्छा कर सकता है तो आप उसको वोट दीजिए। ये आप जातिवाद के आधार पर वोट ना दें। जो अपनी समाज को आगे बढ़ाए, अपनी भारत माता की सेवा करे, आप उसको वोट दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपके पेपर आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बाय बाय, मिलते